जय हिंद साथियों। घटना चक्र के इस सीरीज में सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, जिसमें आप देखिएगा कि इस घटना चक्र में जो भी यूपीएससी का पीटी और जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस और जैसे बीपीएससी जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस का लेवल का, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं। जो यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जाइएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप इस घटना चक्र को पूरा अगर पढ़ जाते हैं, देख लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी के इर्द गिर्द मिलेगा आपको। इससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा ये कि जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम से, जैसे छोटा एग्जाम कोई भी होता है, जैसे बीपीएससी का जो भी एग्जाम है वो, और जो भी छोटा एग्जाम जैसे वनडे में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी का अंतर्गत जो भी एग्जाम आ रहा है, आप उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसीलिए हम जो है सीरीज शुरू किए हैं और इसको जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे। और अच्छा लगा है तो आप लोग जो दिक्कत है बोलिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर देखेंगे, उसका नोट्स देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानिए, रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। यानी अमृतसर की संधि कब हुई? तो 25 अप्रैल 1809 को। उसने उसने अमृतसर उसने क्या करा है, रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। किसको? तो जमान शाह को। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो लाहौर का राजधानी कब बनाया? तो 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने। और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। किसने? तो राजा रंजीत सिंह। तत्पश्चात पंजाब की राजनीति राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनी। यानी कि जब महाराजा रंजीत सिंह थे उस समय राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह का कहना था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुआ खरक सिंह। उसने सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों का संघवालिया सरदार चैत सिंह और अंतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुए, यानी ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, इसको डोगरा बंधु कहा जाता है, और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। उसके बाद चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गॉफ तथा सिख सेना का नेतृत्व किया था शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि इसका अनिर्णित रहा। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, यानी गवर्नर जनरल डलहौजी था।
महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की। मतलब जो महाराजा दलीप सिंह था उसने रूस की भी यात्रा की थी। इनका निधन यानी जो दिलीप सिंह इनका निधन हुआ था अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि इसकी जो जलाया जाता है अंत्येष्टि इसको इंग्लैंड में की गई। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। गठन का जो परिषद किया था उसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेलास्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इसकी समाप्ति 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के तहत हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा 10 सितंबर 1780 को पोलिलूर अन्य नाम पेरम्बुकुम के युद्ध में कर्नल वैली को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया। इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी। बेली के पराजय का समाचार सुनकर हेक्टर मुंडो जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था मद्रास वापस लौट गया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ जिसने पोर्टोनोवा 1 जुलाई 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। कोलिलपुर तथा सेलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया गया। 7 दिसंबर 1882 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद जो हैदर अली थी उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि मार्च 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान किस क्लब की स्थापना की? तो जैकोबिन क्लब की और उसका सदस्य भी था। साथ ही उसने अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तूनिया, आधुनिक जो इस्तांबुल है वहां, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790-92 ईस्वी में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल था जो आर्थर वेलेजली मतलब ये लॉर्ड वेलेजली 1798-1805 ईस्वी का भाई और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्किस की उपाधि प्रदान की। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को किस उपाधि से प्रदान किया, कौन सी उपाधि प्रदान किया? तो मार्किस की उपाधि प्रदान किया।
युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम आदि को अपने राज्य में मिला लिया। ये जो अड्यार वंश के एक बालक था, ये बहुत ही कम उम्र का था। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 ईस्वी के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। तो मेरठ के निकट सरधना में कराया था बेगम समरू इस चर्च का निर्माण। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जब्ता खान के विद्रोह के विरुद्ध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। अब देख लेते हैं प्रश्न। तो प्रश्न 1 में है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो ये दिल्ली सॉरी श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। यानी अमृतसर की संधि कब हुई? तो 25 अप्रैल 1809 को। किसके किसके बीच? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के राज्यों के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्न विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्यों में सम्मिलित था। अब 2 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? यह है सुकरचकिया मिसल। 3 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो यह सुकरचकिया मिसल। 4 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह है लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना करवाया? तो ये होगा लाहौर। अदालत ए आला लाहौर में। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। रंजीत सिंह की जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका अदालत का नाम था अदालत ए आला तथा यह अदालत लाहौर में स्थित था। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। अब 6 नंबर प्रश्न है, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? तो यह है लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। सबसे पहला नंबर प्रावधान है, सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। इसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। तो ये 3 बातें मुख्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? ये होगा शाहसूजा से। आगे है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और मेरे दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया।
तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह ए नूर हीरा भेंट किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसका है महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया यानी इसके पिता था सुकरचकिया मिसल के मुखिया जिसका नाम था महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 ईस्वी तक एक प्रति शासन परिषद काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंसी जिसमें इनकी माता, सास, दीवान लखपत राय थे, यानी इसका माता और सास तथा इसके दीवान जो थे लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1802 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुए। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन हुए? ये महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कथन ए सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नहीं, पेरिस फ्रांस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। नहीं, इंग्लैंड में। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी रूस नहीं गए थे। तो इसका आंसर एक सही है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 अक्टूबर या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया तथा शेष सभी कथन असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और उनकी इंग्लैंड में अंतर्दृष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो यह है दिलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये 3 नंबर असत्य है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। हाँ, इसके बाद महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ, और ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया, यानी 1849 में अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया पंजाब को। महाराजा दिलीप सिंह अंतिम शासक हुआ, उसको 40,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अतः कथन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? इसमें ए और डी नहीं है। एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नहीं है। इसमें सदस्य था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोगों का एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष था तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ था? ये हुआ था हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य जो युद्ध हुआ था
निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर उनकी अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगोल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? यह है हैदर अली। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने मतलब मैसूर के जो महाराज था स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसान मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? यह है सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को परास्त किया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, यह है श्रीरंगपट्टनम को। फिर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई एवं यहाँ वो जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यह है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो ये पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसियों से सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 10 सितंबर 1780 ईस्वी को हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने पोलीलूर अन्य नाम पेरुम्बकम के युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी। बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुंडो इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी, बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस लौट गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यह है टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था। यानी कि जो रुका था आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मैसूर 1790-92 ईस्वी जो हुआ वो जो रुका तो उसकी संधि हुई थी मार्च 1792 ईस्वी में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस था तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये दिए, यानी टीपू ने 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को दिए, अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, यानी कार्नवालिस ने एक टिप्पणी की, वो है हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो यह है 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? तो ये डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के अंग्रेज
इस युद्ध दौरान अंग्रेज गवर्नर बड़े लास्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। फिर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत पश्तूनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को बेलोर में कैद कर लिया गया। अब देखते हैं आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अच्छा, ये अंतिम पेज था, हो गया अब इसका। इसमें जो है इतना ही था। ओ नहीं होगा, इसमें और थोड़ा सा है, इसी का है ये। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। तालवाई की संधि यह हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के दौरान। इसमें महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेज और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि कब हुआ? तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये सरधना में करवाया है। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा है कौन एक सही नहीं है। इसका ए गलत है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, नहीं। मुर्शिद कुली खान ने राजस्व शायद कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, हाँ। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, हाँ। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, हाँ। ये तीनों सही है, बाकी एक गलत है। आगे है 27 नंबर, इसका डिस्कशन देखिए। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के जो सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में इसका आंसर बी केवल 3 है, यानी कि ये 2 गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में आमसा अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया, नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, नहीं, चतुर्थ में हुई है 1799। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा, हाँ। यानी मीर जाफर इसलिए तो लोग को कहा जाता है धोखा देने वाले। इसके बाद है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया। यानी कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने इतना खून बहाया कि मराठा में महाराष्ट्र में हर परिवार में एक न एक मृत्यु हुई है। उसके बाद है तथा कुछ परिवारों का तो
सर्वनाश हो गया, यानी सभी सदस्य मारे ही गए। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु ही नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ, तीसरी जो है था। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा ही कथन सत्य है। अब ये जो गवर्नर जनरल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम सोचे कि इसको खत्म करके छोटा पार्ट रख देंगे अपलोड में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये गवर्नर जनरल वाला है, एक टॉपिक बड़ा टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि इसमें हर जो भी कोई छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम हो, 1% इसमें से मिलता ही है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अब अगले पार्ट में हम गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।